हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो आज हम क्लास 6 के क्वेश्चन आंसर करेंगे साइंस के, और चैप्टर का नाम होगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हियर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड अमंग द रूट्स एंड लीफ वेनेशन ऑफ देयर प्लांट्स। यानी यहाँ पर ना दो प्रकार के बीज है। सीड्स मतलब बीज। यहाँ पे दो प्रकार के बीज है। एक बीज होगा वीट यानी गेहूं, और दूसरा बीज होगा किडनी बीन्स यानी राजमा। इनके पौधे की जड़ों और पत्तियों के वेनेशन में डिफरेंस पाया जाता है, वो क्या है हमें ये बताना है। तो आंसर है, तो वीट और किडनी को हम अलग अलग लिख लेंगे और उनके फीचर बताएंगे। तो फर्स्ट फीचर होगा रूट सिस्टम। रूट सिस्टम किसका बता रहे हैं? अभी हम वीट का बता रहे हैं यानी गेहूं का बतला रहे हैं। तो रूट सिस्टम वीट का क्या होता है? फाइब्रोस रूट सिस्टम होता है, यानी वो पतली होती है और धागी जैसी उसकी क्या होती है? जड़ें होती है। वहीं पर अगर हम किडनी बीन्स की बात करें यानी राजमा की बात करें, तो वो क्या होती है? टैप रूट सिस्टम होती है। ठीक है, और टैप रूट सिस्टम कैसी होती है? जिसकी जड़ें क्या होती है? मोटी मोटी होती है। और दूसरा जो वीट होता है, वो वीट को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो वो आधा आधा नहीं हो सकता। यानी वीट का, एक गेहूं का दाने को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें वो आधा नहीं हो सकता। बट अगर हम राजमा के एक दाने को दो पार्ट में डिवाइड करें तो वो आधा आधा हो सकता है। इसीलिए उसे डाइकोट्स कहते हैं और वीट को मोनोकॉट भी कहते हैं। ठीक है, भले इसमें लिखा नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ कि वीट को हम मोनोकॉट कहते हैं और किडनी बीन्स जो होती है उनको डाइकोट कहते हैं, क्योंकि वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, सेकेंड फीचर है रूट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वीट का क्या है? डेंस नेटवर्क ऑफ थिन रूट। अभी बताया था ना मैंने कि उसकी जो जड़ें होती है वो कैसी होती है? थिन होती है, पतली होती है। वहीं किडनी बीन की क्या होती है? थिक होती है, यानी मोटी होती है, उनकी जड़ें बहुत ज़्यादा मोटी होती है। थर्ड फीचर है लीफ मैनेशन। लीफ मैनेशन मतलब जो वीट का होगा, वीट का क्या होगा? पैरेलल वेनेशन होगा, और किडनी बीन का क्या होगा? रेटिकुलेट वेनेशन होगा। ठीक है, फोर्थ फीचर होगा लीफ वेनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। वो क्या है? वीट का होगा वेन्स रन पैरेलल अलोंग द लेंथ ऑफ द लीफ, और किडनी बीन्स का होगा नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग वेन्स विद अ परमानेंट मिडरिप। ठीक है, तो और अगर हाँ हम किडनी बीन के और एग्जाम्पल भी ले लें, यानी डाइकोट्स के और एग्जाम्पल ले लें, वो क्या होंगे? जैसे मटर हो गया, मटर का दाना हो गया, उसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नहीं है, ग्राउंड नट हो गए, इसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? किडनी बीन के हो गए। तो ये थे उनके डिफरेंसेस। ओके, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, नेम ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो, ग्रुप दैम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, राइट द नेम्स ऑफ aquatic animal in the area marked A and terrestrial animal in the area marked B, and enter the names of animal living in a both habitat in part C: horse, dolphin, frog, shear, crocodile, squirrel, whale, earthworm, pigeon या tortoise। तो ना क्वेश्चन का मतलब है कि नीचे ना कुछ एनिमल के नेम दिए गए हैं, जानवरों के नाम दिए गए, जिसमें जो ए होगा, मार्क ए में आपको एक्वेटिक एनिमल्स के नेम फिल करने, मार्क बी में आपको टेरेस्ट्रियल एनिमल के नाम डालने हैं, और मार्क सी में आपको किसके डालने हैं? जो दोनों ही जगह पाए जाते हैं, यानी पानी में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं, यानी ज़मीन में भी रहते हैं, उनके जानवरों के नाम आपको लिखने हैं। और वो जो जानवर है वो इन जानवरों में से सेलेक्ट करना है। तो पहले हम करेंगे मार्क ए में एक्वेटिक एनिमल, यानी एक्वेटिक एनिमल मतलब जो पानी में रहते हैं, वो कौन होता है? डॉल्फिन एंड टॉर्टोइज। टेरेस्ट्रियल यानी जो मार्क बी में जो नाम होंगे वो होगा हॉर्स, शिप, स्क्वायरल, अर्थवर्म, पीजन। जो ये कहाँ रहते हैं? ये थलीय जानवर होते हैं। ठीक है, और मार्क सी में जो जानवर आएंगे, एनिमल लिविंग इन बोथ हैबिटेट, यानी जो पानी में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं, वो कौन है? फ्रॉग हो गया, क्रोकोडाइल हो गया एंड व्हेल हो गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन थर्ड में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है, मनु mother maintains a kitchen garden. One day she was digging out radish from the soil. She told Manu that radish is a kind of knot. Examine a radish and write what type of knot it is. What type of venation would you observe in the leaves of the radish plant? क्वेश्चन का मतलब है, जो मनु होगा, मनु की जो मम्मी है, उनके पास ना एक किचन गार्डन है। ठीक है, किचन गार्डन है। एक दिन वो क्या करती है? एक दिन वो मूली मिट्टी से उखाड़ रही होती है। मूली जो लगी हुई होती है वो मिट्टी में लगी होती है, तो मूली को मिट्टी से उखाड़ रही होती है। तो उन्होंने बताया, किसको बताया? मनु को, कि मूली
एक क्या है, मूली एक प्रकार की रूट है, यानी एक प्रकार का जड़ है, ठीक है। और वो किस प्रकार का जड़ है, मूली के पौधों की पत्तियों में आपको किस प्रकार का वेरिएशन दिखाई देता है, वो हमें इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है, ठीक है। आंसर क्या होगा, टाइप्स ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट यानी उसकी रूट कैसी होती है, रेडिश हैज अ टैप रूट। तो रेडिश की कैसी रूट होती है, टैप रूट होती है। अभी मैंने फर्स्ट आंसर में बताया था कि टैप रूट किसको बोलते हैं। सेकंड, टाइप ऑफ वेनेशन। भाई वेनेशन क्या होता है उसका, यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर क्या है, द लीव्स ऑफ अ रेडिश प्लांट हैव अ रेटिकुलेट वेनिएशन। तो क्या होता है, मूली एक प्रकार की टैप रूट है और उसके पत्ते में क्या होता है, उसके पत्ते रेटिकुलेट वेनिएशन होते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। फोर्थ में पूछा गया है, look at the image of mountain goat and a goat found in the plains. Point out the similarities and difference between them. What are the reason of these differences? ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन का मतलब। तो जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है उसमें क्या पूछा गया है, उसमें ये बोला गया है कि एक माउंटेन गोट है, यानी एक पहाड़ी बकरी है, और एक मैदान में पाई जाने वाली बकरी है। दो बकरी है, आप पिक्चर में भी देख सकते हो, एक माउंटेन गोट लिखा गया है और एक गोट फाउंड इन प्लेन, यानी मैदान में पाई जाने वाली बकरी है। उन दोनों गोट के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है, वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें पिक्चर में ही समझ आ जा रहा है कि जो माउंटेन गोट होती है, आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में, जो माउंटेन गोट है उसके जो फर है, यानी उसके जो बाल है वो बहुत ज़्यादा है और जो प्लेन एरिया में पाई जाती है बकरी, उसकी क्या है, जो फर है वो बहुत कम है। पिक्चर में हमें एक डिफरेंस तो मिल ही रहा है, ठीक है ना। तो अब इसको आंसर में भी देख लेते हैं। तो पहले सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। सिमिलैरिटीज क्या है कि बोथ आर गोट्स एंड बिलोंग टू द सेम फैमिली। दोनों की दोनों क्या है, बकरियां हैं और दोनों ही एक ही फैमिली से बिलोंग करती है। सेकंड क्या सिमिलैरिटी है, हर्बीवोर डाइट। इन दोनों जानवरों की, यानी जो माउंटेन गोट है और जो प्लेन गोट है, वो दोनों क्या है, कौन सी डाइट फॉलो करते हैं, वो हर्बीवोरस होते हैं। वो क्या करते हैं, ईट करते हैं। ईट मतलब खाते हैं, कौन से खाते हैं, रूट, स्टेम्स, लीव्स, पत्तियां खाते हैं, मतलब मीट मूट कुछ नहीं खाते। वो सिर्फ हर्बीवोरस एनिमल है, तो वो सिर्फ घास पत्ते ये सब खाते हैं, ठीक है। तो ये तो उन दोनों की सिमिलैरिटीज हो गई है। अब पूछा गया है कि भाई डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस क्या है, जो माउंटेन गोट होगी, जो पहाड़ों में पाई जाने वाली बकरी है, हैज थिकर फर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर मस्कुलर लेग। जो माउंटेन गोट होगी उसके जो फर होंगे, उसके जो बाल होंगे वो थिकर होंगे, यानी मोटे होंगे, और उसके जो लेग्स है वो बहुत ही मस्कुलर होंगे। क्यों, क्योंकि वो माउंटेन में रहती है। पहाड़ों में चढ़ने के लिए तो आदमी को ताकत चाहिए ना, तो इसीलिए माउंटेन गोट के जो लेग्स होंगे वो मस्कुलर होते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम प्लेन गोट की बात करें तो उसके क्या होते हैं, हैज लेस डेंस फर। उसके जो बाल होते हैं, फर होते हैं, वो बहुत कम होते हैं, और मोर स्लेंडर बॉडी। और उसकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, पतली सी होती है, जो प्लेन गोट होती है, ठीक है। तो ये थे उसके डिफरेंसेस। ओके, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है, ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इन two groups based on any feature other than those diagnosed in the chapter: cow, cockroach, pigeon, bat, tortoise, whale, fish, grasshopper and lizard। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो ग्रुप में एनिमल को बांटने, ठीक है। और वो एनिमल क्या है, वो एनिमल है काउ, कॉकरोच, पिजन, बैट, टॉर्टोइज, व्हेल, फिश, ग्रासहोपर, लीजर। तो हम इसको कैसे बांट सकते हैं, या तो हम ऐसे बांट ले कि एक ग्रुप में हम रख लेते हैं कि जो अंडे देते हैं जानवर, दूसरे ग्रुप में हम रख लेते हैं जो सिर्फ बेबीज को ही बॉर्न करते हैं। हम ऐसे भी बांट सकते हैं, बट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो चैप्टर में नहीं बताया गया है वो मेंशन कर रहा है। तो चैप्टर में क्या मेंशन नहीं किया गया है, तो उसी को हम दो ग्रुप में बांटेंगे। तो क्या मेंशन नहीं है, we can group the animal based on whether they are vertebrates and invertebrate। तो हमने उनको वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में डिवाइड किया है। तो वर्टिब्रेट में क्या आ जाएंगे, वर्टिब्रेट में आ जाएंगे खाओ, पिजन, बैट, टॉर्टोइज, वेस, मतलब जिनकी बैकबोन होती है वो वर्टिब्रेट होती है। अब इनवर्टिब्रेट में क्या आएंगे, इनवर्टिब्रेट में आ जाएंगे कॉकरोच और ग्रासहोपर, जिनकी बैकबोन क्या होती है, जिनकी बैकबोन नहीं होती है, ठीक है। बट क्वेश्चन 6 में पूछा गया है, एज द पॉपुलेशन ग्रोज एंड पीपल वांट मोर कंफर्टेबल लीव्स, फॉरेस्ट
are being cut down to the meet various needs. How can this affect our surrounding and how do you think we can address this challenge? तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और ह्यूमन यानी इंसान अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए वनों की क्या कर रहा है, फॉरेस्ट की कटाई कर रहा है। भाई फॉरेस्ट की कटाई क्यों कर रहा है? कि उसको घर के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ रही है, फर्नीचर के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसलिए वो अपनी कंफर्टेबल जीने के लिए, लाइफ को जीने के लिए वो वनों की कटाई कर रहा है। ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे प्रभावित कर सकता है? आपके विचार से हम इस चुनौती का सामना कैसे कर सकते हैं, इस चुनौतियों को कैसे निदान कर सकते हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। तो आंसर है, पहले हम इसके इम्पैक्ट पढ़ेंगे। इम्पैक्ट, डिफॉरेस्टेशन कैन लीड टू लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, डिसरप्शंस ऑफ इकोसिस्टम, सॉइल इरोजन एंड क्लाइमेट चेंज। क्या है इम्पैक्ट? ये है कि बहुत सारे प्लांट और एनिमल की स्पीसीज देखने को नहीं मिलती, बायोडाइवर्सिटी होती है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, सॉइल इरोजन होगा और क्लाइमेट चेंज होगा। सॉइल इरोजन क्यों? भाई जब फॉरेस्ट कटेगा, ठीक है, तो जो पेड़ जब कट जाएगा तो उस पेड़ ने नीचे जड़ में बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी करी होगी, ठीक है, बट जैसे ही वो पेड़ कटेगा तो वो क्या होगा, जो सॉइल होगा, जो मिट्टी होगा, वो जड़ तो छोड़ दिया क्योंकि जड़ तो पेड़ तो काट दिया, तो वो जो मिट्टी होगी वो मिट्टी बहनी शुरू हो जाएगी, हट जाएगी वहाँ से। जब पेड़ सारे कटेंगे तो क्लाइमेट भी तो चेंज होगा, ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो इम्पैक्ट पड़ेंगे, बट अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, रिफॉरेस्टेशन, स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट रेगुलेशन एंड रेजिंग अवेयरनेस। क्या करना पड़ेगा हमें? हमें जो पेड़ कट रहे हैं उनको हम ना काटें, जितने अगर पेड़ कट रहे हैं उतने ही हमें लगाने भी चाहिए, ठीक है। और पेड़ों को ना काटने के लिए एक रूल्स होना चाहिए जो कि स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ठीक है। और लोगों को भी अवेयर करना पड़ेगा कि भाई पेड़ को हम ना काटें। तो यही उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फ्लो चार्ट का है। नेक्स्ट है एनालाइज द फ्लो चार्ट, व्हाट कैन बी एग्जाम्पल ऑफ ए एंड बी। तो फ्लो चार्ट को हमें एनालाइज करना है कि ए और बी में कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं। तो ये आपके सामने ये ग्रीन कलर का फ्लो चार्ट है, इसमें जो ए लिखा होगा नीचे ए है, यस के नीचे, और नो के बगल में बी है। तो इस ए और बी में क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं हम बता देते हैं। जो ए में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं वो दे सकते हैं मैंगो, तुलसी, हिबिकस एक्सेट्रा, एंड बी में दे सकते हैं ग्रास, बनाना, वीट एक्सेट्रा, ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Raj argues with his friend Sanjay that Gudhal plant is a shrub. What question can Sanjay ask for classification? तो राज ना अपने मित्र संजय को से ना आर्ग्यू करता है, ठीक है, कि जो गुड़हल का पौधा है कि वो एक झाड़ी है यानी एक श्रब है। तो संजय इसका क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा प्रश्न पूछेगा कि भाई कि वो झाड़ी यानी श्रब क्यों है, तो संजय क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? तो आंसर है क्वेश्चन कैन संजय आस्क फॉर क्लासिफिकेशन। तो जो क्वेश्चन संजय पूछेगा क्लासिफिकेशन करने के लिए वो क्या होगा? फर्स्ट होगा, डज द हिबिस्कस प्लांट हैव मल्टीपल ब्रांचेस ग्रोइंग फ्रॉम द बेस। सॉरी, इसमें मैंने मल्टीपल स्टेम लिखा है, स्टेम नहीं होगा, मल्टीपल ब्रांचेस होगा। मतलब क्या बेस में बहुत सारे ब्रांचेस उगने लगती है? तो आंसर क्या होगा? यस, उगने लगती है। सेकंड क्वेश्चन वो पूछेगा, हाउ टॉल डज अ हिबिस्कस प्लांट ग्रो। तो जो हिबिस्कस का जो प्लांट होगा वो कितना टॉल होता है? भाई वो टॉल कितना होता है? वो मीडियम ही टॉल होता है, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एक पेड़ की जितना, ना तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो उसका साइज क्या होता है? मीडियम होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पूछेगा, इज अ हिबिस्कस प्लांट वुडी। क्या इसका जो स्टेम होता है वो वुडी है? तो आंसर क्या होगा? यस। तो संजय ये सारे क्वेश्चन पूछेगा किससे? राज से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 पूछा गया है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल फाइंड आउट एग्जांपल ऑफ दिस प्लांट फॉर एज ग्रुप। तो नीचे एक टेबल दी गई है, आपको दिख रहा होगा। उस टेबल के जो ग्रुप्स होंगे उसके आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाना है। जैसे जो टाइप्स ऑफ सीड हो गया जिसमें डाइकोट लिखा है, फिर टाइप्स ऑफ रूट हो गया जिसमें टैपरोट लिखे, तो इनके क्या एग्जाम्पल होंगे हमें वो बताना है। तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन है, व्हाट अदर सिमिलैरिटी डू प्लांट
ऑफ ग्रुप ए हैव। तो ग्रुप ए का क्या होगा, जो ग्रुप ए जो डाइकॉट है उसके क्या हो गए, टमरिन सीड, पी सीड, बीन सीड, आलमंड सीड, मैंगो सीड एंड पम्पकिन सीड। ये तो ग्रुप ए के हो गए। नेक्स्ट है बी, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट अदर सिमिलैरिटी डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी हैव। तो ग्रुप बी में जो बी कौन सा था, मोनोकॉट था, ठीक है। मोनोकॉट के क्या एग्जाम्पल होंगे, वो होंगे मेज, वीट, राइस, कोकोनट, बार्ले, मिलेट्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। Observe the labeled part of a duck in the picture given below. What differences do you observe in the feet of the duck compared to the other birds? Which activity would the duck be able to perform using the part? क्वेश्चन में क्या है, आप क्वेश्चन में पिक्चर भी देख रहे होंगे, एक डक की और एक पीजन की है, यानी एक बतख के पंजे और कबूतर के पंजे की हमें क्या करना है, तुलना करना है, डिफरेंस बताना है। जो चलिए आंसर देखते हैं। डिफरेंसेस इन डक फीट विथ पीजन की, तो हम डिफरेंस करेंगे बतख के पंजों की और कबूतर के पंजों की। तो फर्स्ट है वेब्ड फीट। डक हैव वेब्ड फीट, पीजन हैव नॉन वेब्ड फीट। तो जो डक होता है, जो बतख होता है, बतख के जो पंजे होते हैं, वो जो पैर होते हैं वो जालीदार होते हैं, ठीक है। जबकि कबूतर के पैर मजबूत होते हैं और लचीले होते हैं मगर जालीदार नहीं होते हैं। अगर एक्टिविटी कहा जाए, जो इसमें एक्टिविटी भी बोला गया है, डक यूज देयर वेब्ड फीट फॉर एफिशिएंट swimming in water unlike birds with non-webbed feet like pigeon which are more suited for walking and perching। तो जो बतख के जो जालीदार पैर होते हैं वो चलने और तैरने में काम आते हैं, स्विमिंग करने में भी काम आते हैं, ठीक है। तैरने मतलब स्विमिंग करने में भी काम आते हैं डक के पैर, इसीलिए वो जालीदार होते हैं। बट जो पीजन होता है, जो कबूतर होते हैं, कबूतर के पैर सिर्फ चलने में काम आते हैं, ठीक है। वो जालीदार नहीं होते, इसीलिए वो स्विमिंग करने में काम नहीं आते। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि भाई डक के जो पैर है वो जालीदार है और पीजन के पैर जालीदार नहीं होते। क्यों? क्योंकि डक स्विमिंग कर सकता है उन जालीदार फीट से, वेब्ड फीट से, बट पीजन के वेब्ड फीट होते ही नहीं है तो वो स्विमिंग कर ही नहीं सकता, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 2 के, साइंस के, क्लास 6 के। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू।